जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आपसे कहा था कि हम राज्य लोक सेवा आयोग के लिए और जितने भी कमीशंस आयोग हैं या जितने भी कॉम्पिटिशन्स की परीक्षाएं हैं उनके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके होंगे, कि बात करेंगे फंडामेंटल राइट की, यानी हमारे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये मौलिक अधिकार कहाँ से है और क्यों आए और क्यों इसकी आवश्यकता हमें पड़ी। दो तीन चीज़ें आपके लिए जाननी जरूरी हैं। सबसे पहले आपको बता दें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि मौलिक अधिकार और इस स्वतंत्रता और इस संविधान, इन तीनों चीज़ का संबंध जो है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि अंग्रेज़ों के आने से पहले, यानी कि 1600 से पहले हमारे देश में राजाओं का राज हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था। हालांकि हम ये नहीं कर रहे हैं कि 1600 के बाद लोकतंत्र हुआ, लेकिन 1600 के बाद जब कंपनी भारत में आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, तो उसने क्या किया कि एक व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी। उसने व्यापार करते करते क्या किया कि कई युद्ध लड़ने के बाद, जिसमें बक्सर का युद्ध और पलासी का युद्ध महत्वपूर्ण रहता है। बक्सर का युद्ध और पलासी का युद्ध जब अंग्रेज़ों ने जीता, तो अंग्रेज़ों ने उसे जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय क्षेत्रों पर कब्जे करना शुरू कर दिया, यानी कि भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में लाना शुरू कर दिया। अब इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि इसमें हम ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर चीज़ की एक बैकग्राउंड होती है और उस बैकग्राउंड को जानना जरूरी होता है। तो जब कंपनी ने भारतीय क्षेत्रों को मिलाना शुरू कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट, उस समय ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री सिस्टम हो चुका था, लगभग 1772-71 के आसपास की ये घटना है, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चले कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में व्यापार करने के लिए गई थी, जिसे ब्रिटिश संसद द्वारा एकाधिकार प्राप्त था। हालांकि उससे पहले एक लुवेंड नाम की कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था स्थल मार्ग से, यानी कि जमीनी मार्ग से वो व्यापार कर सकता था। वो भी ब्रिटेन की ही कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी ही थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समुद्री मार्ग से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। जब ब्रिटिश संसद को ये पता चला है कि वहाँ ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने वहाँ ज़मीनी अधिकार करने शुरू कर दिए हैं और राजाओं के साथ राजनीतिक संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक देखरेख शुरू कर दिए हैं, उसके बाद पता चला कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसने एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया। ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, सबसे पहले आपको बता दें कि ये रेगुलेटिंग एक्ट है, इसने ये लाया गया अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, मतलब उसको नियंत्रित करने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, वो 1773 में आया। उसकी 4 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। पहला था कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, दूसरा था यानी कि न्याय के परिदृश्य में काम करना, दूसरा था आपका जिसमें भारत में बंगाल में गवर्नर जनरल के पद को बनाना, क्रिएट करना। उसके बाद उसका जो तीसरा था उसमें आपका जो था जो कमीशन 1773 का, इस एक्ट को मूल की संज्ञा दी गई थी। इसमें आपको बता दें कि इसमें 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था बंगाल में। उसके बाद इसमें प्रधानमंत्री, उस समय जब ये एक्ट पारित था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। कौन था, तो लॉर्ड नॉर्थ से थे, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। उसके बाद इस अधिनियम के गवर्नर का, बंगाल में जो पहले गवर्नर हुआ करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर, उनका नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया, पहले ही मैंने बताया। उसके बाद आपको बता दें कि गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल बनाया गया। जैसा कि समझ लीजिए आज के जो राष्ट्रपति हैं, जो वही मेंबर गवर्नर जनरल का पद आगे चलकर वायसराय हुआ और आज़ादी के बाद राष्ट्रपति के रूप में बदल गया। तो गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए 4 लोगों की एक सदस्य बनाई गई जो कि उनकी हेल्प करेंगे। जैसे आज के समझें तो राष्ट्रपति की हेल्प करने के लिए जो मंत्री परिषद बनाया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, तो उसी प्रकार उसमें काउंसिल ऑफ मेंबर्स, चूँकि उसमें मिनिस्टर का वर्ड नहीं आया था, नहीं उतना इम्प्लीमेंट हो पा रहा था, तो उसे काउंसिल ऑफ मेंबर कर दिया गया, यानी सदस्यों एक 4 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई जो वहाँ बंगाल गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे। उसके बाद कंपनी के जो, उसके बाद कंपनी जो थी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही थी और वहाँ के जो व्यापारी थे, जो कंपनी के जो अधिकारी थे, वो अपना पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत
व्यक्तिगत जो थे वो व्यक्तिगत व्यापार कर सकते थे लोगों के द्वारा, राजाओं के द्वारा। तो उस पर भी पार्लियामेंट ने बैन कर दिया, बैन लगा दिया कि आप व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकते हैं, आपको जो भी व्यापार करना है वो कंपनी के लिए ही करना है। एक संस्था में आप रह करके अगर चाहेंगे कि हम खुद का भी व्यापार कर ले तो आप संस्था को पूरा 100% नहीं दे सकते हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। 1773 के बाद जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट को सुधार करने के लिए फिर से एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था आपका 1781 में। 1781 में जो संशोधन अधिनियम लाया गया, इस एक्ट का मुख्य कारण क्या था लाने का कि कुछ उसमें कमियां रह गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उसे यहाँ सुधार दिया गया। और इस 1781 के एक्ट को आपको बता दें कि बंदोबस्त यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है इस कानून को, यानी 1781 का जो अधिनियम है, अमेंडमेंट एक्ट है, उसे संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है, यानी बंदोबस्त अधिनियम भी कहा जाता है दोस्तों। इसके द्वारा क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय का कार्य निर्धारण किया गया। उसमें क्या होता था कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो दोनों का टकराव होने लगा। दोनों की टकराव होने की पोजीशंस में क्या हुआ कि बहुत सारी शिकायतें जो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जा रही थी, तो उसको लेकर के ये एक्ट लाया गया और इनमें गवर्नर जनरल और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन दोनों का कार्य, यही कहें कि उस समय के सुप्रीम कोर्ट के कार्यों का निर्धारण किया गया कि आप इतना ही कार्य करेंगे, इससे ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया दोस्तों, 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, अब इस पिट्स इंडिया एक्ट का नाम इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री विलियम पिट थे। विलियम पिट ने इस एक्ट को लाया था, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, जो कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों की देखरेख करेगा या उसे कंट्रोल करेगा। सबसे पहले इसी पिट्स इंडिया एक्ट में ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय क्षेत्र को अपने क्षेत्रों में मिलाया था, उससे क्या कहा गया कि ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। सबसे पहले यही इसी एक्ट में इस शब्द का यूज किया गया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं 1786 के अमेंडमेंट एक्ट एक और लाया गया, जिसमें गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार प्राप्त किया गया। उसके बाद आपका बात करते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। उसके बाद आपका आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1833 के चार्टर एक्ट में आपको जो इस एक्ट के तहत जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार था उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में उसे आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, लेकिन 1833 में उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। उसके तहत कंपनी को भारत में पूर्णतः प्रशासनिक कंपनी बना दी गई, यानी कि आप उसे कंपनी को व्यापार करने नहीं और प्रशासन करने के लिए उस कंपनी को बना दिया गया। इस कानून के कंपनी में होने वाली नियुक्ति भेदभाव प्रतिबंध लगे थे तथा उसमें आप कंपनी में जो भी नियुक्तियां हो रही थी उसे भेदभाव, रंग, धर्म आदि को बैन कर दिया गया, यानी कि कोई भी रंग, कोई भी भेद और कोई भी धर्म का व्यक्ति इस कंपनी में अधिकारी के तौर पर सिलेक्शन हो सकता है। इसमें गवर्नर जनरल का पद, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद जो था उसे बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया दोस्तों, समझ गए। उसके बाद आपका आता है 1853 का चार्टर एक्ट। उसके बाद 1858 यानी 57 की क्रांति के बाद जो 1858 का अब चार्टर एक्ट ना होकर वो भारत शासन अधिनियम हो जाता है। भारत शासन अधिनियम जो आता है वो आपका 1858 का अधिनियम है। 1858 में इसमें क्या किया गया है कि भारत के गवर्नर जनरल को पद बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया और कंपनी को पूर्णतः अधिकारों को वायसराय के हाथों में सत्ता सौंप दी गई और मुगल जो बादशाह था उनके पद को समाप्त करके उन्हें पेंशन पर भेज दिया गया, ठीक है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे जो इसमें एक 15 सदस्यीय टीम बनाया गया था शासन प्रशासन चलाने के लिए और ये सारे सुधारों के साथ आया था। अब इसके बाद बात करते हैं आज के, ये तो रहा एक संविधान बनने की प्रक्रिया। उसके बाद आपका 1909 का पार्लियामेंट अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1934 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये सारे शासन अधिनियम को मिला करके एक संविधान बनाया गया। जो हमारा संविधान बना जो 1949 और 1950 में बना और लागू हुआ, इसमें जो संविधान बना हुआ इसमें अंग्रेजों के जो भी अच्छी चीज़ें थी उसे रखा गया, यानी कि पिछली जो भी एक्ट्स की जो भी अच्छी चीज़ें थी उन्हें रखा गया है और बाद में सबको जो अच्छी चीज़ें नहीं थी उन्हें स्किप कर दिया गया है। ये तो रहा एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कैसे ये हमारा संविधान रिफॉर्म में आया। हालांकि इसे हम और विस्तार से बता सकते हैं लेकिन थोड़ा समय की दिक्कत है और आप भी कहेंगे कि कितना लंबा समय खींच रहे हैं। तो आज आइए मुख्य बातों पर आते हैं, मौलिक अधिकार के बातों में। जब हमारा संविधान हुआ, देश आज़ाद हुआ, तो जब देश के लोगों ने देश को आज़ाद कराया तो देश के लोगों की अपेक्षा थी कि हमें कुछ ऐसे अधिकार मिले जिससे लगे कि हम स्वतंत्र हैं।
और उनकी इस अधिकारों को और उनकी इच्छा का सम्मान देते हुए जो हमारे विद्वान जिन्होंने संविधान को लिखा, जिस विद्वता से लिखा, उन्होंने उनका भरपूर सम्मान किया और उन्होंने 7 अधिकार दिए गए। वो 7 अधिकार जो थे वो मौलिक अधिकार कहलाए। हालांकि बाद में संशोधन करके एक अधिकार को खत्म कर दिया गया। कौन सा अधिकार खत्म हुआ हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। उससे 6 अधिकार रह गए। इन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। सबसे पहले बता दें कि ये जो मौलिक अधिकार है ये मूल रूप से यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों में बात करें तो 6 अधिकार हैं। सबसे पहला आपका जो अधिकार है इसमें कहा गया है कि समानता, यानी समानता का अधिकार है। और दूसरा अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा अधिकार जो आपका इसमें रखा गया है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि आपका कोई शोषण क्या है, शोषण या दूसरे का शोषण हो रहा है तो आप उसके विरुद्ध आवाज कर सकते हैं। उसके बाद आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें एक संपत्ति का अधिकार था जिसे कि खत्म कर दिया गया है और उसे दूसरे एक्ट में डाल दिया गया है। उसके बाद आपका आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, आपके शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ जाता है। दोस्तों ये 6 अधिकार जो है आपके मूल रूप से मौलिक अधिकार कहलाते हैं वर्तमान समय में। और इसमें एक संविधान में बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के इसको रखा गया है और संविधान के भाग 2 में भाग 3 में रखा गया संविधान के भाग 3 में इसे रखा गया है। और इसमें टोटल 12 से 35 तक अनुच्छेद रखे गए हैं और इसमें आपका 6 मौलिक अधिकारों की बात किया गया है। ये मौलिक अधिकार क्या क्या कहा जाता है तो मौलिक अधिकार सर्वप्रथम ब्रिटेन के राजा जॉन किंग ने 1215 में सामंतों के दबाव में आकर ब्रिटेन के लिए जो अधिकारों की घोषणा की है उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये भारत के लिए भारत के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया है। सुरक्षा एवं गारंटी का अधिकार देता है आपको। मैग्ना कार्टा शब्द का यूज ही हुआ था ब्रिटेन के जो राजा थे जॉन किंग ने 1215 ईस्वी में जो सामंतों और उनके अधिकारों में आकर जनता के संरक्षण के लिए जो अधिकार घोषणा की थी उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस सारी चीज़ें आपका रहा मौलिक अधिकार को लेकर के। मौलिक अधिकार जो था ये कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग की थी। जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था इसमें अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसी में मौलिक अधिकार की बात किया गया था। मौलिक अधिकार को मांग की गई थी। हालांकि अंग्रेजी मौलिक अधिकार लेकर नहीं है, लेकिन हमारे जो संविधान लिखने वाले लोग थे उन्होंने इस मौलिक अधिकार को उसमें शामिल किया। तो ये रहा मौलिक अधिकार का आपका छोटा सा जानकारी। हम आपको विस्तार से बताएंगे, आर्टिकल वाइज बताएंगे। तो इसके लिए अगला जो वीडियो आने वाला है, इसका पार्ट 2 जो वीडियो आने वाला है उसमें हम आपको आर्टिकल वाइज बताएंगे कौन कौन से आर्टिकल होंगे, कौन से आर्टिकल को किसको अंत करता है, कौन से छुआछूत को अंत करता है, कौन शिक्षा के अधिकार को देता है, कौन आपके न्यायालय और न्यायालयिक अधिकारों का सुरक्षा करता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों हम वीडियो और लंबा कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट होना जरूरी है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए ताकि हम लंबा वीडियो लेकर आए आपके लिए, अच्छे से वीडियो लेकर आए और क्वालिटी में बेहतरीन करें। और चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस वक्त तो जो भी लोग देख रहे हैं उनसे हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया काम हो तभी आप दोपहर में बाहर निकले, अगर ना हो तो ना निकले। कृपया सुरक्षित रहें, घर पर रहें। मिलते हैं तब तक के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।